दोस्तों नमस्कार। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना नाम, अपना परिवार, अपना धर्म और अपनी सारी खुशियां मिटा दी, सिर्फ इसलिए कि वो दुश्मन की सेना के सबसे गहरे अंदर घुसकर भारत माता की रक्षा कर सके। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये असली जासूसी का वो बलिदान है जो शब्दों में पूरी तरह बयान करना भी मुश्किल है। ये है रविंद्र कौशिक की कहानी, जिन्हें खुफिया जगत में ब्लैक टाइगर के नाम से याद किया जाता है। रॉ के इस गुमनाम हीरो ने पाकिस्तान आर्मी में मेजर का रैंक हासिल किया और दुश्मन के सबसे संवेदनशील सिस्टम का हिस्सा बनकर भारत को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दी जिससे हजारों भारतीय सैनिकों की जान बची। लेकिन बदले में उन्हें मिली क्रूर यातनाएं, 16 साल की उम्र कैद, अकेलापन, बीमारियां और आखिर में एक अनमार्क्ड कब्र। भारत सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि वे रॉ एजेंट थे, फिर भी उनका बलिदान अमर है। चलिए इस महान बलिदान की पूरी कहानी शुरू से विस्तार से समझते हैं। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हुआ था। वो एक साधारण पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता J.M. कौशिक भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे और मां का नाम अमला देवी था। घर का माहौल देशभक्ति से भरा हुआ था। सीमा के पास का शहर होने की वजह से बचपन से ही रविंद्र में राष्ट्रवाद की गहरी भावना कूट कूट कर भरी थी। वे सुनते थे कि उनके पिता ने युद्धों के दौरान कैसे देश की सेवा की। ये कहानियां उनके मन में घर कर गईं। बचपन से ही रविंद्र बहुत होशियार, तेज दिमाग वाले और अनुशासित थे। स्कूल के दिनों में पढ़ाई के साथ साथ वे खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी आगे रहते थे। कॉलेज के समय उन्होंने ST बिहानी PG कॉलेज से B.Com की डिग्री पूरी की। लेकिन कॉलेज लाइफ में उनका सबसे बड़ा शौक था थिएटर और एक्टिंग। वे देशभक्ति पर आधारित नाटक करते थे, मोनो एक्ट कंपटीशन में हिस्सा लेते थे, मिमिक्री करते थे और अक्सर जीत हासिल करते थे। एक बार लखनऊ में एक नेशनल लेवल मोनो एक्ट कंपटीशन में उन्होंने एक जासूस का रोल किया था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी रियलिस्टिक थी कि दर्शक तालियां बजाते हुए कह रहे थे कि ये लड़का असल जिंदगी में भी कुछ बड़ा कर सकता है। डिबेट कंपटीशन में भी वे हमेशा आगे रहते थे। उनकी एक्टिंग स्किल, भाषाओं पर पकड़, बोलने का तरीका और आत्मविश्वास देखकर ही बाद में रॉ की टीम उनकी तरफ आकर्षित हुई। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये एक्टिंग स्किल एक दिन भारत की सबसे खतरनाक जासूसी मिशन में उनके सबसे बड़े हथियार बनने वाली है। साल 1973 में जब रविंद्र सिर्फ 21 साल के थे, रॉ की नजर उन पर पड़ी। उनकी एक्टिंग स्किल, तेज दिमाग, भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ और गहरी देशभक्ति को देखकर रॉ ने फैसला किया कि यही वो शख्स है जिसे दुश्मन के अंदर भेजा जा सकता है। परिवार को बताया गया कि उन्हें दिल्ली में एक अच्छी जॉब मिल गई है। असल में ये जॉब नहीं बल्कि एक खतरनाक मिशन की शुरुआत थी। फिर शुरू हुई 2 साल की बेहद कड़ी, गुप्त और तनावपूर्ण ट्रेनिंग। दिल्ली में रॉ के स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें पूरी तरह नया इंसान बनाने की प्रक्रिया चली। ट्रेनिंग में शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती, जासूसी की तकनीकें, कोडिंग, इनविजिबल इंक का इस्तेमाल, रेडियो सिग्नल्स, सर्वाइवल स्किल्स और दुश्मन के क्षेत्र में घुल मिलने की कला सब शामिल थी। उन्हें नई पहचान दी गई। नबी अहमदी शाकिर, एक मुस्लिम युवक जिसका जन्म इस्लामाबाद में हुआ था। उन्हें उर्दू बोलना, लिखना, इस्लामी रीति रिवाज, कुरान की आयतें, नमाज पढ़ना, पाकिस्तानी कल्चर, भूगोल, इतिहास, राजनीति और यहाँ तक की छोटी छोटी आदतें जैसे खाने का तरीका, बोलने का अंदाज, इशारों का मतलब, सब इतनी गहराई से सिखाया गया कि कोई भी पाकिस्तानी शक न कर सके। ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल और दर्दनाक हिस्सा था उनकी खतना करवाना। रविंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट या शिकायत के सब कुछ सह लिया। अब रविंद्र कौशिक नाम की कोई जगह नहीं बची थी। उनके भारतीय रिकॉर्ड्स भी मिटा दिए गए। वे पूरी तरह नबी अहमद शाकिर बन चुके थे। नवंबर 1975 में महज 23 साल की उम्र में रविंद्र भारत पाकिस्तान बॉर्डर पार कर गए। अब उनके पास भारत वापस लौटने का कोई प्लान नहीं था। उनका मिशन था जितना गहरा घुसना, उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और भारत को भेजना। ये मिशन कोई कुछ महीनों का नहीं था बल्कि लंबे समय तक चलने वाला था। पाकिस्तान पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और LLB की डिग्री पूरी की। वहां उन्होंने सोशल गैदरिंग्स में हिस्सा लिया, लोकल लोगों से दोस्ती की और धीरे धीरे पाकिस्तानी समाज में घुल मिल गए। उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी और होशियारी की वजह से लोग उन्हें आसानी से अपना लेते थे। इसके बाद मौका आया पाकिस्तान आर्मी में घुसने का। उन्होंने आर्मी भर्ती का टेस्ट दिया और सफल रहे। शुरू में उन्हें मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में रखा गया, लेकिन उनकी मेहनत, अनुशासन, काम की स्पीड और स्मार्टनेस को देखते हुए उन्हें बार बार प्रमोशन मिलने लगे। धीरे धीरे वे मेजर नबी अहमद शाकिर बन गए। अब उनके पास बेहद संवेदनशील जानकारी की पहुंच थी। मिलिट्री फाइल्स, ट्रूप मूवमेंट, ऑफिसरों की ट्रांसफर, सप्लाई लाइन, पंजाब और कश्मीर सेक्टर में तैनाती, गोला बारूद की स्टॉक और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, खासकर कहूटा जैसे जगहों की कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स भी। 1979 से 1983 तक पूरे 4 साल वे पाकिस्तान आर्मी में रहकर भारत को लगातार खुफिया जानकारी भेजते रहे। कोडेड मैसेज, इनविजिबल इंक, रेडियो सिग्नल्स और अन्य गुप्त तरीकों से उनकी जानकारी की वजह से भारत को पाकिस्तान की सैन्य प्लानिंग, हमलों की तैयारी, ट्रूप मूवमेंट और कई बड़ी साजिशों का पहले से पता चल जाता था। कहा जाता है कि
कि ब्लैक टाइगर की भेजी गई जानकारी से हजारों भारतीय सैनिकों की जान बची। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया क्योंकि वे अंधेरे में छिपकर दुश्मन को अंदर से कमजोर करने वाले शेर थे। पाकिस्तान में रहते हुए रविंद्र ने अपनी कवर स्टोरी को और मजबूत बनाने के लिए एक लोकल लड़की अमानत या अमानत बानो से शादी कर ली। अमानत एक टेलर की बेटी थी जो आर्मी यूनिट से जुड़ी हुई थी। शादी साल 1976 के आसपास हुई। उनके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम कुछ रिपोर्ट्स में अरीब अहमद खान बताया जाता है, लेकिन असली मिशन कभी नहीं भूला। परिवार के साथ रहते हुए भी वे अंदर से अकेले थे। हर पल मौत का डर सताता था, फिर भी वे मुस्कुराते रहे क्योंकि उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता था। कुल मिलाकर वे 8 साल 1975 से 1983 तक पाकिस्तान में रहे। ये 8 साल उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक और समर्पित साल थे। वे न सिर्फ एक पाकिस्तानी आर्मी अधिकारी की तरह जी रहे थे बल्कि एक समर्पित पति और पिता भी थे, लेकिन उनके मन में हमेशा भारत की छवि बसी रही। लेकिन 1983 में एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। रॉ ने एक और एजेंट इनायत मसीहा को रविंद्र से संपर्क करने भेजा। दुर्भाग्य से इनायत SI के हाथ लग गए। क्रूर पूछताछ और टॉर्चर में उन्होंने रविंद्र का नाम उगल दिया। सितंबर 1983 में मुल्तान में आई SI ने रविंद्र को ट्रैप कर लिया। फिर शुरू हुई क्रूर यातनाएं। उन्हें सबसे पहले सियालकोट के इंट्रोगेशन सेंटर में ले जाया गया जहां लगभग 2 साल तक उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया। उसके बाद कोट लखपत जेल और फिर मियांवाली सेंट्रल जेल में रखा गया। 1985 में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन यातनाएं जारी रहीं। 16 लंबे और दर्दनाक साल जेल की सलाखों के पीछे लगातार शारीरिक और मानसिक यातनाएं, अकेलापन, खराब खाना, मेडिकल सुविधाओं की कमी। उन्हें फेफड़ों की टीबी और हार्ट की गंभीर बीमारी हो गई, लेकिन ब्लैक टाइगर कभी नहीं टूटे। उन्होंने न अपने हैंडलर्स का नाम बताया, न कोई सीक्रेट, न भारत की कोई योजना। जेल में रहते हुए वे परिवार को चिट्ठियां भेजते रहे। कुछ चिट्ठियां स्मगल करके भेजी गईं। उनमें से एक में उन्होंने लिखा था, मैं भारत के लिए मरा, मुझे गर्व है। एक और चिट्ठी में उन्होंने पूछा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? आखिरी दिनों में 3 दिन पहले लिखी चिट्ठी में उन्होंने लिखा, अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर होता। ये चिट्ठियां उनके अंदर की पीड़ा, अकेलेपन और देश के प्रति समर्पण को दिखाती हैं। 21 नवंबर 2001 को महज 49 साल की उम्र में मियांवाली जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। मौत का कारण पल्मोनरी टीबी और हार्ट डिजीज था। पाकिस्तान ने उन्हें एक अनमार्क कब्र में दफना दिया। कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं, कोई तिरंगा नहीं। भारत सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि वे रॉ एजेंट थे। उनके परिवार को भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। पिता को सदमे से दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। माँ अमला देवी 2006 में गुजर गईं। परिवार ने कई बार सरकार से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर अनसुना ही रहा। बाद में कुछ छोटी मोटी पेंशन दी गई, लेकिन वो उनके बलिदान के मुकाबले कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में उनकी पत्नी अमानत ने अकेले बेटे को पाला। बेटे की मौत भी 2012 से 2013 के आसपास हो गई। अमानत की जिंदगी भी दुखों भरी रही। दोस्तों, रविंद्र कौशिक की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान क्या होता है। सच्चा देशभक्त वो नहीं जो मंच पर भाषण देता है या सोशल मीडिया पर देशभक्ति दिखाता है, बल्कि वो जो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ, अपना परिवार, अपनी पहचान और अपनी सांसें तक देश के लिए कुर्बान कर देता है। आज जब हम अपनी सीमाओं पर सुरक्षित महसूस करते हैं, तब याद रखिए ये सुरक्षा उन गुमनाम ब्लैक टाइगर्स की वजह से है जो कभी वापस नहीं आए, जो बिना नाम के, बिना सम्मान के लड़ते हैं और मरते हैं। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर, तुम्हारा बलिदान कभी नहीं भूला जाएगा। तुम अमर हो। जय हिंद, जय भारत।